वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है संरचना। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के अवयव कौन से होते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर की संरचना कैसे होती है। सबसे पहले लिखेंगे चैप्टर 3 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें लिखेंगे कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना या आर्किटेक्चर कहते हैं। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक सी है, तो इसलिए हम अगर कंप्यूटर की आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं तो लगभग सारे कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, लगभग सभी की संरचना एक सी है। तो अगर हम इसको जान लेते हैं तो समझ लो कि हम मोबाइल के आर्किटेक्चर को जान पाएंगे, लैपटॉप के आर्किटेक्चर को जान पाएंगे और डेस्कटॉप के आर्किटेक्चर को जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रमुख भाग। इसके पहले भी मैंने इसका जिक्र कर दिया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि कंप्यूटर में 4 यूनिट होते हैं या 4 भाग होते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग या पहला यूनिट है आपका इनपुट यूनिट। यूज़र जिसके द्वारा कोई भी संकेत कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करता है उसे हम कहते हैं इनपुट यूनिट। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर सीपीयू, मदरबोर्ड, प्राइमरी मेमोरी जो भी हो, ये सारे सिस्टम यूनिट के पार्ट होते हैं, या इसको प्रोसेसिंग यूनिट भी हम कह सकते हैं। तो दूसरा यूनिट है प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सिस्टम यूनिट। तीसरे नंबर पे आता है मेमोरी यूनिट। स्टोरेज के लिए जो भी प्रावधान कंप्यूटर में होता है, जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में होती हैं, वो सब स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत आती हैं। चौथे नंबर पे आता है अपना आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर जिसके माध्यम से अपने कार्यों को प्रदर्शित करता है, फाइनल आउटपुट को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं आउटपुट यूनिट। तो इस तरीके से नोट डाउन करेंगे कंप्यूटर के 4 प्रमुख भाग। पहला है इनपुट यूनिट और दूसरे नंबर पे लिखेंगे सिस्टम यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू प्लस मदरबोर्ड प्लस प्राइमरी मेमोरी, ये सब मिला के कहलाएंगे सिस्टम यूनिट। अगर आपने देखा हो कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आपने डेस्कटॉप में क्या क्या घटक देखे हैं। एक तो देखा होगा कीबोर्ड और माउस, ये तो हो गया आपका इनपुट यूनिट। इसके अलावा आपने देखे होंगे मॉनिटर और प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों डिवाइसेस आउटपुट यूनिट की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा आपने हार्ड डिस्क देखा हो तो वो स्टोरेज के काम में आता है, या फिर मेमोरी होता है जो स्टोरेज के काम में आता है, उसे कहते हैं मेमोरी यूनिट। इसके अलावा एक बॉक्स जैसा होता है जिसके अंदर पहले तो सीडी डीवीडी लगा सकते हैं और वही उसी बॉक्स से कंप्यूटर का वो स्टार्ट किया जाता है। उसी बॉक्स में मदरबोर्ड लगा होता है, उसके अंदर रैम लगे होते हैं, सीपीयू लगे होते हैं। उस बॉक्स को नॉर्मली सीपीयू कहते हैं, पर उस बॉक्स को वास्तव में सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के अंदर एक छोटा सा चिप होता है जिसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर के 4 भाग को लिख लेंगे। सिस्टम यूनिट के बाद लिखेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट। चौथे नंबर पे लिखेंगे आउटपुट यूनिट। एक बार यहाँ पे हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और इसके
कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं, एक फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब होता है जिसके द्वारा हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको हम कहेंगे इनपुट यूनिट। वास्तव में इनपुट यूनिट के ही माध्यम से हम अपनी डेटा या इंस्ट्रक्शन या अनुदेश को कंप्यूटर के अंदर डालने में सक्षम हो पाते हैं। तो आशा है कि आप इनपुट यूनिट को समझ गए होंगे। इनपुट यूनिट में उदाहरण है माउस और कीबोर्ड, ये दोनों इनपुट यूनिट के पार्ट होते हैं। इनपुट यूनिट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटपुट यूनिट को। कंप्यूटर अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यूनिट का उपयोग करता है। आउटपुट यूनिट के माध्यम से प्रोसेस किए गए सूचना या परिणाम को कंप्यूटर दर्शाता है, यूजर को समझने हेतु दिखाता है। तो आउटपुट यूनिट के अगर उदाहरण की बात करें तो आउटपुट यूनिट में मॉनिटर और प्रिंटर, दो डिवाइसेस मुख्यतः आउटपुट यूनिट में आती हैं। सूचना या परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यूनिट होता है और डेटा या इंस्ट्रक्शन को अंदर लेने के लिए इनपुट यूनिट होता है। अब सबसे मेन पार्ट पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट सिस्टम सबसे पहले देखेंगे सिस्टम यूनिट का एरिया कितना है। ये सारी चीजें सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आएंगे। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, ये सिस्टम यूनिट का ही पार्ट है। ये आपके जिसको नॉर्मली सीपीयू कहते हैं, पर वो सिस्टम होता है, एक बॉक्स होता है। इसी के अंदर प्राथमिक या मुख्य मेमोरी जिसे रैम कहते हैं वो इंस्टॉल होता है। इसके अलावा इसमें सिस्टम यूनिट में एक प्रोसेसर होता है जिसे सीपीयू कहते हैं, और प्रोसेसर में एक मेमोरी के तौर पे एक छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं। और सीपीयू का ही पार्ट होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों यूनिट सीपीयू के पार्ट होते हैं। वास्तव में सीपीयू के ये तीन पार्ट होते हैं, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट। ये सीपीयू के पार्ट होते हैं। और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक चिप होता है जो कि सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे आप क्लियर करके चलो, सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सीपीयू लगा होता है। सीपीयू एक चिप होता है और सीपीयू उसी पे इंस्टॉल होता है। रैम भी एक चिप जैसा होता है, रैम भी मदरबोर्ड में लगा होता है। और हार्ड डिस्क भी मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, इंटरनल हार्ड डिस्क। इसके बाद आती है जिक्र द्वितीयक या सहायक मेमोरी की। तो देखो, पूरे कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है। एक तो होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। तो क्या अंतर है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में और द्वितीयक या सहायक मेमोरी में? तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी टेम्पोररी डेटा को स्टोर करती हैं और पावर कट होते ही उनका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ठीक ऐसे ही रजिस्टर में भी टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज होती है और पावर कट होते ही उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। और द्वितीयक या सहायक मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी होती हैं। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन या सूचना रखी जाती हैं ये हमेशा के लिए स्टोर रहती हैं जब तक कि इनको मैनुअली डिलीट ना किया जाए, इसको डिलीट ना किया जाए। अगर डिलीट कर देंगे तो ही डिस्ट्रॉय होगी, वरना इसमें आजीवन ये स्टोर करके रखता है द्वितीयक या सहायक मेमोरी।
तो प्राथमिक मेमोरी का मुख्य उदाहरण रैम होता है, और द्वितीयक या सहायक मेमोरी को आप जानते होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सारी द्वितीयक या सहायक मेमोरी होती हैं। और मेमोरी काम में आती हैं आपके द्वारा किए गए कार्यों को, आपकी चीज़ों को भविष्य के लिए सहेज कर रखने के लिए। तो आशा है कि आप समझ पाए होंगे इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, सिस्टम यूनिट को और मेमोरी यूनिट को। इनपुट यूनिट होता है डेटा या अनुदेश कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करने के लिए। आउटपुट यूनिट होता है कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए। और मेमोरी यूनिट होती है आपके द्वारा किए गए कार्यों को भविष्य में प्राप्त करने के लिए। और सिस्टम यूनिट होती है प्रोसेसिंग के लिए। आप कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हो, उस निर्देश का एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन, उस पर कार्य सिस्टम यूनिट करता है। सिस्टम यूनिट पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और उस कार्य को संपादित करके आउटपुट यूनिट को भेज देता है। एक एक करके सबकी डिफिनीशन देखेंगे। लिखेंगे इनपुट यूनिट द्वारा हम अपना डेटा निर्देश प्रोग्राम कंप्यूटर में प्रविष्ट या इनपुट कराते हैं, जो सीपीयू के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब आप माउस या कीबोर्ड से इनपुट देते हो तो वो इनपुट किसके पास पहुंचता है? सीपीयू, जो कि एक चिप होता है, उसके पास पहुंचता है। और प्राइमरी स्टोरेज इसके बाद आपके द्वारा दिए गए डेटा प्राइमरी स्टोरेज रैम में उचित स्थान पर स्टोर कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा होता है, कार्य कर रहा होता है, आवश्यकता पड़ने पर रैम से वो इंफॉर्मेशन ले लेता है और कुछ इंफॉर्मेशन को रैम में स्टोर करके रखता है। आवश्यकता पड़ने पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेमोरी से ही डेटा व निर्देश लेता है और कंट्रोल यूनिट के आदेश के अनुसार उन पर विभिन्न क्रियाएं की जाती है। जो क्रियाएं की जाती है वो काम होता है एएलयू का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। और इन सब पर नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर द्वारा कर रहे कार्यों पर कंट्रोल करता है। कब कौन सा कार्य संपादित करना है, उस पर पूरा कंट्रोल यूनिट का होता है। और जितने भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एएलयू द्वारा संपादित किए जाते हैं। आगे देखेंगे। और परिणाम आउटपुट यूनिट को प्रेषित कर दिए जाते हैं या मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में रख दिए जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी ही परमानेंट स्टोरेज करती है। इसलिए भविष्य में अगर उसको उपयोग में लाना है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया जाता है। और सभी यूनिट कंट्रोल यूनिट के नियंत्रण में कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट का नियंत्रण इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेसिंग सभी यूनिट पर होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट लिखेंगे। यह डेटा प्रोग्राम का मतलब होता है अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन या फिर आदेश यानी कि कमांड को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाती है। इनपुट यूनिट उपयोगकर्ता से डेटा व इंस्ट्रक्शन या अनुदेश प्राप्त कर उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। डिजिटल का मतलब होता है बाइनरी रूप, बाइनरी रूप का मतलब होता है 0-1 के फॉर्मेट में परिवर्तित करता है तथा प्रोसेसिंग के लिए प्रस्तुत करता है। आप माउस या कीबोर्ड से जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो वो माउस या कीबोर्ड में ही बाइनरी फॉर्मेट में परिवर्तित हो जाती है और वो बाइनरी सिग्नल्स सीपीयू तक पहुंचता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है बाइनरी रूप में। इसमें 3 बातें देखेंगे। पहला है डेटा अनुदेश या प्रोग्राम को स्वीकार करना। मीन्स इनपुट यूनिट का कार्य होता है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो या यूजर का जो प्रोग्राम हो उसको वो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है।
उसके बाद उसको बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है, उसके बाद उसको बाइनरी में बदलता है, 0 1 के फॉर्मेट में बदलता है। फिर बदले हुए कोड को कंप्यूटर के सिस्टम को देना, फिर बदले हुए कोड को कंप्यूटर के सिस्टम यानी कि सीपीयू को सौंप देता है। अब इनपुट यूनिट के उदाहरण देखेंगे। इनपुट यूनिट के कुछ सामान्य उदाहरण हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, खेलने के काम में आता है, गेम खेलने के काम में आता है, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइक के द्वारा वॉइस का इनपुट कराया जाता है, पंच कार्ड रीडर आदि। पंच कार्ड रीडर से पंच कार्ड को रीड किया जाता है। इसके बाद देखते हैं आउटपुट यूनिट को। लिखेंगे आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात अंतरिम तथा अंतिम परिणामों को उपयोगकर्ता या यूजर तक पहुंचाने के लिए होता है। मीन्स आउटपुट डिवाइस द्वारा हम लगातार ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा जो कार्य है वो कितना प्रोग्रेस हुआ, और फिर लास्ट में जब कार्य संपादित हो जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा, उसके आउटपुट को देखने के लिए आउटपुट यूनिट उपयोग में आता है। प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम बाइनरी में होते हैं। वास्तव में प्रोसेसर जो होता है वो कैलकुलेशन, एग्जीक्यूशन, सारा कार्य बाइनरी में करता है। तो प्रोसेसर जो परिणाम देगा वो बाइनरी में देगा, पर एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान बाइनरी को नहीं समझ सकता आसानी से। तो जो प्रोसेसर से प्राप्त परिणाम है जो कि बाइनरी फॉर्मेट में है, उसको आउटपुट इंटरफेस द्वारा उन्हें सामान्य संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। उसको टेक्स्ट में, इमेज में, फोटो में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जो कि यूजर द्वारा पढ़ा या समझा जा सके, जो कि यूजर द्वारा पढ़ा या समझा जा सके। आउटपुट यूनिट के बारे में कुछ और बातें देखेंगे। कंप्यूटर सीपीयू द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी रूप में होता है। आउटपुट यूनिट जो होता है वो सीपीयू द्वारा दिए गए परिणाम को स्वीकार करता है, दिए गए परिणाम को स्वीकार करता है जो कि बाइनरी रूप में होता है, और प्राप्त परिणाम को मानव समझने योग्य में बदलता है। फिर बदले हुए परिणाम को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से। आउटपुट यूनिट के उदाहरण देखेंगे। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है जिससे आवाज़ का आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर है इत्यादि। अभी तक हमने इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को देख लिया है। अब हम देखेंगे सिस्टम यूनिट। वास्तव में सिस्टम यूनिट अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। सिस्टम यूनिट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट के अंदर ही मदरबोर्ड आता है, और सिस्टम यूनिट के अंदर ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आती है, और सिस्टम यूनिट के अंदर प्राइमरी या मेन मेमोरी आती है, और कई बार इंटरनल, सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी भी सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसके अलावा पावर सप्लाई भी सिस्टम यूनिट का ही पार्ट है। सिस्टम यूनिट को पावर भी चाहिए, और सिस्टम यूनिट में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा हम सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर से कनेक्ट करते हैं, माउस या कीबोर्ड सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं। उसके लिए बहुत सारे पोर्ट होते हैं, और बाहर से मेमोरी को कनेक्ट करने के लिए भी पोर्ट होते हैं। इसलिए बहुत सारे पोर्ट होते हैं सिस्टम यूनिट में। और सूचनाओं या और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सिस्टम से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक सिस्टम बस होता है, कंप्यूटर बस होता है।
इन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, और सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। लिखेंगे सीपीयू कंप्यूटर के संपूर्ण ऑपरेशन, संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करता है, क्रियान्वित करता है। सीपीयू ही संपूर्ण कार्य को करता है और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस तरीके से इंसान का मस्तिष्क होता है, इंसान द्वारा सभी किए गए कार्यों पर नियंत्रण करता है और इंसान से वो कार्य कराता है, वैसे ही सीपीयू भी कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर से कार्य कराता है। और सीपीयू को माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा होता है उसी को माइक्रो नाम से माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगा होता है उसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। हमारा स्मार्ट वॉच, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। टैबलेट, ये सारा माइक्रो कंप्यूटर का पार्ट है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को डेटा निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। सीपीयू डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। जैसा इंस्ट्रक्शन मिला होता है, जैसा प्रोग्राम होता है, जैसा सॉफ्टवेयर होता है, उसी के अकॉर्डिंग सीपीयू हमारे द्वारा दी गई इनपुट की प्रोसेसिंग करता है। सारा कार्य सीपीयू का होता है। इसलिए अगर आपके सिस्टम में सीपीयू स्ट्रांग है तो आपके सिस्टम की स्पीड स्ट्रांग होगी। सीपीयू डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करता है। एक बात और यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, यह मदरबोर्ड पर लगा होता है। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देश को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर कर लेता है। रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है। सीपीयू सारे कार्य को रजिस्टर में रख रख के करता है। जैसे किसी दो नंबर को जोड़ना हो तो पहले रजिस्टर में कई मेमोरी होती हैं, तो रजिस्टर में पहले नंबर को रजिस्टर में रखेगा, उसके बाद ऑपरेशन को रजिस्टर में रखेगा, फिर दूसरे नंबर को रजिस्टर में रखेगा और उसके जोड़ के उसका रिजल्ट भी रजिस्टर में रखेगा। इस तरीके से कार्य करता है। इसीलिए सीपीयू को कार्यकारी मेमोरी कहते हैं। और सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेस के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो आंसर होगा सीपीयू। कोई भी प्रोसेसिंग का कार्य हो वो सीपीयू द्वारा ही संपादित किया जाता है। लिखेंगे सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा व निर्देश को सीपीयू में बने रजिस्टर या मेमोरी में अस्थायी तौर पर स्टोर कर लेता है। और रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा रजिस्टर को। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए एलयू द्वारा अंकगणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि सीपीयू के ही पार्ट होते हैं रजिस्टर, एलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। ये सारे सीपीयू के ही पार्ट हैं और इन्हीं द्वारा ही प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं।
सीपीयू के बारे में कुछ फैक्ट्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। डेटा व निर्देश को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। सबसे पहले हमें जो भी कार्य करना होता है कंप्यूटर उसको रैम में रखता है, पर जब सीपीयू उस कार्य को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, रैम से उस चीज़ को उठा के अपने रजिस्टर में रख लेता है। उसके बाद निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन करता है, रजिस्टर में रख के उसका एग्जीक्यूशन करता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर वह आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित कर देता है। रजिस्टर की क्षमता, रजिस्टर का स्पेस लिमिटेड होता है, उसमें बस कुछ ही डेटा को रखा जा सकता है। इसलिए जब सीपीयू उस पर काम कर चुका होता है तो उसके आउटपुट को वो रैम में रख लेता है। उसके बाद रजिस्टर को खाली कर लेता है नए कार्यों के लिए। इसलिए लिखा गया है आवश्यकता पड़ने पर या आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित करता है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करता है। आप जब भी कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर ये सारी चीज़ें जोड़ते हो, वो सारी चीज़ें सीपीयू के माध्यम से ही निर्देशित होती हैं, सीपीयू के माध्यम से ही नियंत्रित होती हैं। या फिर बाहरी मेमोरी जोड़ते हो, वो भी सीपीयू के द्वारा ही नियंत्रित होती है। सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सीपीयू के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, पहले भी इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। एक तो होता है एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर्स। अब एक एक करके इन तीनों को देखेंगे, इससे हमारा सीपीयू का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में एएलयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना और तुलनाएं जैसे दो संख्याओं में छोटा, बड़ा या बराबर बताना, इन सब का कार्य करता है एएलयू। एएलयू के दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट का कार्य होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सारी कार्य, और लॉजिक यूनिट का कार्य होता है दो संख्याओं में छोटा, बड़ा या बराबर बताने का कार्य। और चूंकि पूरा सीपीयू अपना बाइनरी संख्या में काम करता है, तो हम कह सकते हैं एएलयू सारी संक्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं और प्राप्त परिणाम अस्थायी रूप से स्टोर रजिस्टर में होती है। एक एक करके इसको लिख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना और तुलनाएं, दो संख्याओं में छोटा, बड़ा, बराबर बताना, ये सारा कार्य करता है एएलयू। इसमें सारी संक्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती है, प्राप्त परिणाम अस्थायी रूप से स्टोर रजिस्टर में होती है। एएलयू पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सीयू की तरफ, कंट्रोल यूनिट की तरफ देखते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या फिर दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना हो, ये सारा कार्य कंट्रोल यूनिट का होता है। और कंट्रोल यूनिट एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाता है। कंट्रोल यूनिट के पास जो भी कार्य आते हैं उनको एक सेट में बना लेता है और एक एक करके कार्यों को संपादित करता है।
कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस पर कंट्रोल यूनिट का ही कंट्रोल रहता है। और भी कुछ पढ़ेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे, कंट्रोल यूनिट CU। इस भाग का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। कंट्रोल यूनिट को CPU द्वारा संपन्न किए जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है। कंट्रोल यूनिट के पास CPU द्वारा संपन्न की जा सकने वाली कार्यों की सूची होती है, जिसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट में से एक एक इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट एग्जीक्यूट कराता है, क्रियान्वित कराता है, और ये बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्व सिस्टम कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में नाड़ी तंत्र किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्व सिस्टम कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट किसी आदेश, इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करने के लिए वह कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को निर्देश जारी करता है। क्योंकि सारे भागों पर उसका कंट्रोल होता है, इसलिए कोई भी कार्य आता है तो वो देखता है कि यह किस भाग का कार्य है, उसको वो सौंपता है, और वो जब तक कार्य न कर ले तब तक उसको नियंत्रित कर किए रहता है, सभी पर अपना कंट्रोल रखता है। तो ये सारी बातें हो गई कंट्रोल यूनिट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे रजिस्टर्स को। रजिस्टर्स क्या होते हैं देखेंगे। रजिस्टर वास्तव में आपका जो CPU चिप होता है उसके अंदर बने होते हैं तथा CPU की कार्यकारी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी कहलाती है। CPU कोई भी कार्य जब करता है तो उस कार्य को करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर में रखता है, इसलिए CPU की कार्यकारी मेमोरी कहलाती है रजिस्टर। CPU रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। वास्तव में जब किसी डेटा को प्रोसेस करनी होती है तो वो सबसे पहले रैम में आती है और रैम से फिर CPU जैसे जैसे उस पर कार्य करता है रैम से लेके रजिस्टर पे रखता है और कार्य करके फिर वापस से उसके आउटपुट को रैम में रखता जाता है। इस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाता है। CPU में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा CPU की प्रोसेसिंग गति भी उतनी ही तीव्र होगी। वास्तव में CPU में बहुत थोड़े से रजिस्टर होते हैं, पर देखा जाए तो CPU में जितने अधिक रजिस्टर होते हैं CPU की स्पीड उतनी ही अधिक होती है। वास्तव में रजिस्टर बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए महंगे कंप्यूटर में तो रजिस्टर की संख्या ज़्यादा होती है, पर सस्ते कंप्यूटर में रजिस्टर की संख्या कम होती है। एक एक करके लिख लेंगे। पहले रजिस्टर्स हेडिंग करेंगे। रजिस्टर CPU के अंदर बने होते हैं तथा CPU की कार्यकारी मेमोरी वर्किंग मेमोरी कहलाते हैं। CPU रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। CPU में रजिस्टर की संख्या तथा आकार जितना अधिक होगा CPU की प्रोसेसिंग गति भी उतनी ही तीव्र होती है। और रजिस्टर के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेमोरी अनुक्रम मीन्स मेमोरी हायरार्की, मेमोरी के क्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे उच्च होता है। रजिस्टर बहुत ही तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति होती है। देखेंगे मेमोरी अनुक्रम में रजिस्टर का स्थान सबसे ऊंचा होता है। रजिस्टर बहुत ही तेज गति वाली अस्थायी स्टोरेज सिस्टम है। इसके बाद आता है मदरबोर्ड।
और वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो में मात्र इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे मदरबोर्ड अगले लेक्चर में।